हेलो एवरीवन। हमने कल 2013 का सितंबर का पेपर किया था, पेपर 3, जिसमें हम 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन, ये हमारा एक कस्टम मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले पे आता है। फ्री ट्रेड एरिया, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, ये सबसे हाई पे होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब फ्री ट्रेड एरिया में कुछ मेंबर कंट्री को फैसिलिटी दी जाती है, ऐसे ही फैसिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा मैच होगा। तो फ्री ट्रेड एरिया में ट्रेड तो फ्री होता है एंड नो कस्टम ड्यूटीज़, और कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होती हैं। कस्टम यूनियन में नो कस्टम ड्यूटीज़ बट ड्यूटीज़ ऑन नॉन मेंबर्स। कस्टम ड्यूटीज़ तो नहीं होती है, लेकिन नॉन मेंबर्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। कॉमन मार्केट में क्या होता है? कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ऑन ट्रेड एंड फैक्टर मूवमेंट और ट्रेड पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और इकोनॉमिक यूनियन एक एडवांस स्टेज है इंटीग्रेशन का, इसमें सब कुछ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेबर कैपिटल भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ट्रेड में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा। तो हमारा मैच जो हो रहा है कोड, वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें एग्जाम्पल देना है यूरो करेंसी के। तो यूरो करेंसी का एग्जाम्पल क्या है? तो यूरो करेंसी में यूएस डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस। देखिए, यूएस करेंसी का मतलब क्या होता है कि जो जिस कंट्री की जो करेंसी है वो आउटसाइड दूसरी कंट्री में वो करेंसी को डिपॉजिट किया जाता है, उसी को हम यूरो करेंसी बोलते हैं। तो अब यूएस डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस, तो ये भी सही है। पाउंड यूके का है, स्टर्लिन, पाउंड स्टर्लिन, तो ये यूके से बाहर डिपॉजिट किया जाए। मार्क जर्मनी का करेंसी है, उसको भी जर्मनी से बाहर डिपॉजिट किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है यूरो करेंसी के। इस तरह से यूरो बैंक भी है, यूरो मार्केट भी है, यूरो करेंसी भी है। तो यूरो करेंसी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज विद इन द jurisdictions ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज अ इनॉर्मस इन द लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, टैक्सेस से रिलेटेड 2 लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट 1 जो कि 7th लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जिसमें लिस्ट 1 में सेंटर कौन कौन से टैक्सेस को लगाती है ये दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में स्टेट कौन कौन से टैक्सेस को लगाती है ये दिया हुआ है। तो इसको भी मैं थ्योरेटिकल करवाऊंगी कि कौन से लिस्ट में क्या क्या दिया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें स्टेट से रिलेटेड बताना है क्या कि कौन सा लिस्ट 2 में मेंशन्ड है टैक्सेस। टैक्सेस अदर देन स्टाम्प ड्यूटीज ऑन ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज रेट एंड फ्यूचर मार्केट, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट क्या ये टैक्सेस को इम्पोज करती है? तो नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टैक्सेस ऑन रेलवे एंड फ्रिंज ऑफ द फेयर्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट्स एंड एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट, ये हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्सेस। और स्टाम्प ड्यूटी रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से लिस्टेड है लिस्ट 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिर्फ यही है जो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल कमीशन है और इसके चेयरमैन्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन किसके हैं। हम थर्ड फाइनेंस कमीशन की बात करें तो थर्ड फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं ये A.K. चंद्रा। सिक्स फाइनेंशियल ईयर के जो चेयरमैन हैं वो हैं K. ब्रह्मानंद रेड्डी। मैंने इसे भी चेयरमैन फाइनेंशियल ईयर के और RBI के गवर्नर कौन कौन से हैं, मैंने इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है एक वीडियो में, आप ज़रूर उसको देखिएगा। 7th फाइनेंस कमीशन ये है J.M. सेलेथ एंड 10th फाइनेंस कमीशन K.C. पंत। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया डेट ऑब्लिगेशन, यानी कि भारत सरकार की कुछ ऋण बाधाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो डेट ऑब्लिगेशन इन बहुत सारे बोरोइंग को इंक्लूड करता है, जो गवर्नमेंट को एक टाइम के बाद रिपे करना ही पड़ता है, उसको हम डेट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो आता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिर दूसरा है लोन्स जो कि हम फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेस से लेते हैं, जिसको डेट ऑब्लिगेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इसको देना ही देना है। तीसरा क्या है, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये भी डेट ऑब्लिगेशन है, जैसे कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीसी और पोस्ट ऑफिस। और चौथा है हमारा स्टेट डेवलपमेंट लोन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी लोन गवर्नमेंट लिया है तो वो उसकी बाध्यता है भारत सरकार की कि उसे रिपे करना ही है, देना ही है। तो इसमें क्या क्या आएगा, स्मॉल प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स और रिजर्व फंड एंड डिपॉजिट्स। इसमें रिजर्व मनी नहीं आती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज करना है कि कौन सी कमेटी कब आई थी। तो टैक्स कमेटी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने टैक्स की कमेटी से भी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, जिसमें सारी क्रोनोलॉजी लाइन बाय लाइन दी हुई है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी क्रोनोलॉजी है मैं यहाँ पे बता दूँगी। अब केलकर कमेटी है तो ये आई थी 2002 में। मोदवत रिप्लेसमेंट ऑफ सेल और वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में आई थी। मोदवत 1986 में आई थी, 86-87 में आई थी। और FRBM मैनेजमेंट एक्ट जो आया था वो 2004 में आया था। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी को सेट करें तो हमारा सबसे पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which of following taxes is introduced in India 1953 and abolished in 1985? यानी कि कौन सा जो टैक्स है वो 1853 में इंट्रोड्यूस की गई थी लेकिन 85 में एबॉलिश कर दी गई थी। तो वो है हमारा स्टेट ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैच करना है। अब देखिए ये ओल्ड डेटा है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था इस टाइम, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अभी जो नया चल रहा है, एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एक करंट अफेयर्स दूंगी जिसमें जो भी नए बजट में चल रहे हैं चीज़ें उसको मैं वहाँ पे बताऊंगी। तो हमारा इसको हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द रिवाइज एस्टिमेशंस ऑफ द प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट एस्टिमेट्स। अब ये 2013 और 12-13 का ये प्लान वाला दिया है कि कितने से कम हो गया था, तो ये भी बहुत ओल्ड डेटा हो गया था। इसमें 18% उस टाइम के हिसाब से था, तो उसको हम इतना अभी नहीं देखेंगे, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। फाइंड आउट द आइटम्स विच आर नॉट इन द स्कोप ऑफ जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, यानी कि JNAURM मिशन में ये कौन सा स्कोप नहीं था। तो इसको हम देखेंगे। इंटरनल ईयर मार्किंग विद इन लोकल बॉडीज बजट फॉर बेसिक सर्विसेज ऑफ द अर्बन पुअर्स। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। कि शहरी निर्धनों की बुनियादी सेवाओं हेतु स्थानीय निकायों के बजट में आंतरिक अलग व्यवस्था, क्या ये इस स्कीम के तहत आती है? तो ये इस स्कीम के तहत नहीं आती है, क्योंकि स्थानीय निकाय में बजट के आंतरिक अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसीलिए ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए कानून और वित्तीय सहायता मुहैया कराना, तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर।
बाकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये आवास परियोजना थी नहीं थी। 7 मदों वाले चार्ट एवं कार्यान्वयन 7 बुनियादी हकों सेवाओं, तो ये भी नहीं थी। यानी कि अगर ये शहरी नवीनीकरण मिशन था, जवाहर नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, तो इसमें शहर के कैसा नवीनीकरण हो सके इसके लिए कानून लाना और वित्त सहायता मुहैया कराना इसका मेन मोटो था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिक सर्वे हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन से इकोनॉमिक सर्वे ने न्यू चैप्टर दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? तो वो सर्वे था 2011 और 12 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था और क्लाइमेट चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग करनी है कि किसका कौन सा ग्रोथ रेट है। विच एनुअल रेट ऑफ नेशनल इनकम 5 ईयर प्लान का। तो 9th प्लान का जो है वो है 6.7%, 8th प्लान का, 9th प्लान का 5.1%, 10th प्लान का 7.5% और 11th प्लान का 7.8%। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अब ये एनएसएसओ से रिलेटेड डेटा पूछा है और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पुराना डेटा है, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर उस हिसाब से था। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन सा प्रोग्राम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया में इंक्लूड नहीं किया गया था? तो वो है इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम। बाकी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत निर्माण, जिसमें 6 चीज़ों पे बात की गई है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल टेलीफोनी, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंदिरा आवास भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और टोटल सैनिटेशन कैंपेन भी है, लेकिन इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं है इस प्रोग्राम में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर टैक्स डिवोल्यूशन यूज्ड बाय द 13th फाइनेंस कमीशन, यानी कि कौन सा फॉर्मूला 13th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, टैक्स फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 13 पूछा था, अभी फाइनेंस कमीशन 15 आ गया है, तो हम 13 को ना देखें, अगर हम 15 को देखें कि कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं 14 और 15 दोनों लिख दे रही हूँ। कहाँ पे लिखूँ? हाँ, ये सारा है पॉपुलेशन एरिया, मैं इसको डिवाइड करती हूँ और यहीं पे यहाँ पे मैं 14th का लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं 15th का लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी रहे देखने में। अब देखिए फॉर्मूला 14th का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये था 17.5 और वो भी पॉपुलेशन क्या था 1971 का। एरिया के हिसाब से जो इसका था वो 15%। फिज़िकल कैपेसिटी के हिसाब से, ये फिज़िकल कैपेसिटी डिस्टेंस के हिसाब से इसका जो था वो था 10% और फिज़िकल डिसिप्लिन के हिसाब से इसका था इसमें 14th में फिजिकल डिसिप्लिन, इसमें फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफी, टैक्स एफर्ट, इनकम, डिस्टेंस, ये सब आता है। तो इसलिए ये जो हमारा है इसको हम छोड़ देंगे अभी। 15 फाइनेंस में पॉपुलेशन का इसको नहीं दिया गया था। इसमें 2011 का पॉपुलेशन की बात की गई थी। 2011 का जो परसेंटेज था वो 15% था। एरिया के हिसाब से जो उसका परसेंटेज था 15% था। उसके बाद जो फिज़िकल कैपेसिटी या जो डिस्टेंस के हिसाब से है, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से वो है 45% और फिज़िकल अनुशासन या इसके बारे में बात नहीं हुई है। इसमें डेमोग्राफी और फॉरेस्ट की बात हुई है। तो इस तरह से इसका ये चार्ट बनेगा।
नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम अ फर्म इन अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसिंग एन एलोकेटिव efficient लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द डिमांड विच इज द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्टिविटी और एलोकेशन एफिशिएंसी है आउटपुट का, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है डिमांड के, तो कौन सा अप्लाई नहीं होगा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है ये। तो प्राइस इज सफिशिएंट टू कवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे तो प्राइस सफिशिएंट होगा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर करेगा, तो ये तो सही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिकम ज़ीरो, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें पूछा है कि कौन सा अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डिमांड के इक्वल है, तो प्रॉफिट तो ज़ीरो नहीं हो सकता। प्राइस इज सफिशिएंट टू कवर कॉस्ट, प्राइस इतना सफिशिएंट है कि कॉस्ट को कवर कर ले। येस, द सिचुएशंस ऑल्सो सैक्रिफाइस द कंज्यूमर, क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को, तो येस, मार्जिनल कॉस्ट जब डिमांड के इक्वल होता है तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है कंज्यूमर को। हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हर्फिन-थिंडल हिर्शमैन इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन। अब देखिए जो हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसमें क्या होगा इनका हिर्शमैन इंडेक्स। तो इन्होंने जो इंडेक्स दिया था उसमें ये नहीं है, सबका स्क्वायर, यानी कि जितने भी ये जो इंडस्ट्री दी हुई है इन सब का स्क्वायर कर देंगे हम। 30 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अगर हम इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये 2100 के इक्वल आएगा। तो इसीलिए हमारा ये इंडेक्स ही दिया है उन्होंने, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको करके देखें तो ये इसका स्क्वायर होगा 900 प्लस इसका हो जाएगा 625, इसका 15, इसको एक बार कर लीजिएगा, ये 2100 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमें मैच द फॉलोइंग करना है। SCP अप्रोच, तो SCP अप्रोच किसने दिया है? ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, पब्लिक चॉइस। तो देखिए पब्लिक चॉइस जो है ना और इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशंस, अगर हम इन सब की बात करें तो पब्लिक चॉइस ये तो सबको पता है कि बुचर ने दिया है, ये जेम्स बुचर ने। और इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन जो दिया है वो हर्फिन-ढाल हिर्शमैन इंडेक्स, जिसकी अभी हम बात करते हैं, जो स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो भी होती हैं उसको इंडेक्स में दिया गया है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है इसको दिया है विलियमसन ने, और न्यू क्लासिकल थ्योरी है SCP अप्रोच। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि पहले में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर सजेस्टेड दैट। इसका मतलब होता है इस तरह से, हमारा सप्लाई कर्व जब इस तरह से हो जाए, इसमें ये हमारा वेज को रिप्रेजेंट करता है, ये लेबर को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए ये कंडीशन है, हमारा ये W है नॉर्मल और यहाँ पे L इतना है। अगर ये वेजेस बढ़ेगी तो लेबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वेजेस बढ़ने की वजह से लेबर कम हो गया, तो व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो हमारा पहले और उसके बाद व्हेन वेज रेट डिक्लाइन सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड सप्लाई ऑफ लेबर। When the wage rate increases, initially labor supply increases, and after some point with the increase in wage rate labor supply decreases। हाँ देखिए, अगर हम नॉर्मल देखें इस तरह से, इस कर्व को ऐसे समझें कि स्टार्टिंग में जब वेज रेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? लेबर सप्लाई भी बढ़ रही है। अगर हम इस तरह से देखें तो मैंने डायरेक्ट वो कम वाला बता दिया, लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखें, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे बराबर है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? यहाँ तक तो लेबर सप्लाई वेजेस बढ़ने से लेबर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा जैसे जैसे उसके वेज बढ़ते जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? जैसे जैसे वेजेस बढ़ते जाएंगे, जो लेबर है वो डिक्लाइन करेगा उसकी सप्लाई, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादा करेक्ट है। अगर हम ये देखें व्हेन लेबर इंक्रीजेस, तो ये इस कंडीशन की बात कर रहा है जहाँ पे इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। तो अगर जब पूछे क्वेश्चन में कि जब हमारा इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तो तब वेज रेट इंक्रीज करेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज करेगा। तो ये उस टाइम की सिचुएशन है। अगर हम पूरी सिचुएशन देखें तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ द लेबर विद द मैनेजमेंट। तो कौन सा कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ द लेबर विद द मैनेजमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो वो है लिप्सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द M1 डेफिनेशन ऑफ मनी इज, यानी कि हम मनी की 4 डेफिनेशन है, M1, M2, M3 और M4। तो हमें M1 डेफिनेशन, जिसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं, और M3 को हम ब्रॉडर मनी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नैरो मनी और ब्रॉडर मनी बोली जाती है। तो M1 में क्या चीज़ें आती हैं, तो एक तो हमारा करेंसी डिपॉजिट प्लस बैंक डिपॉजिट और प्लस ट्रैवलर चेक। बाकी करेंसी आउटसाइड बैंक चेकिंग डिपॉजिट्स ये नहीं है, करेंसी आउटसाइड एंड चेकिंग डिपॉजिट। अगर नॉर्मली देखें हम तो M1 में आता है करेंसी डिपॉजिट विद द पब्लिक अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो ये सारी चीज़ें में ये बी आ रहा है, बाकी इन सब में मनी मार्केट डिपॉजिट ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें M1 नॉर्मली, तो करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट होती है। करेंसी में कॉइन्स एंड नोट्स आ जाते हैं, ये जो करेंसी है। अदर डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये तीनों चीज़ें M1 में जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग है। और अगर हम देखें तो करेंसी आउटसाइड बैंक, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। चेकिंग डिपॉजिट जो अदर डिपॉजिट का पार्ट है, और डिमांड डिपॉजिट यानी कि ट्रेवलर डिपॉजिट भी अदर डिपॉजिट का पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी ट्रेजरी बिल और बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये इसका इतना बड़ा घटक नहीं है जितना करेंसी इन सर्कुलेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट। अगर हम मनी मार्केट के कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या है कंपोनेंट। सबसे पहले तो आता है इसमें बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट तो सेकेंडरी मार्केट का है, बैंक लोन मार्केट ये भी इसका एक पार्ट है मनी मार्केट का, और गिल्ट एज मार्केट भी सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असर्शन है, द टाइम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन गिल्ट एज मार्केट आर नॉट फॉर्म फ्रीली। ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है गिल्ट एज मार्केट। तो हमें पूछा है कि जो प्राइस है गिल्ट एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी का गिल्ट एज मार्केट में, वो एक फ्रीली तरीके से इसकी कीमतें निर्मित नहीं होती हैं, कीमतें इसकी फ्रीली तरीके से नहीं डिसाइड होती हैं। तो ये तो सही है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा ही प्राइस ये बाज़ार के उस पर डिपेंड करती है गिल्ट एज मार्केट की। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ मोनोपोली डीलर पोजीशंस एंड डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज़ अ कैपिटिव नेचर, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की एकाधिकारी व्यापार की स्थिति होती है और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग वशवर्ती प्रकृति की होती है। तो ये कैपिटिव नेचर की होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मोनोपोली डीलर्स के पोजीशंस पे होते हैं और डिमांड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कैपिटिव नेचर का होता है। तो ये दोनों सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द कोड। हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बतानी है, वो भी इंडिया की। तो इंडिया की क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल, ICRA और केयर, ये तीनों इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। TDIC नहीं है। तो अब ये मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी बता सकती थी, लेकिन ये आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा सर्च करिए और बताइएगा इसका फुल फॉर्म और ये कब फॉर्म हुई थी।
ये तीनों चीज़ आप मुझे बताएंगे। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है, और ये क्यों नहीं है इसका भी मुझे आंसर चाहिए। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अब देखिए चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, ओरिजिन और स्केल के नाम से है, जो आपको एक किसी भी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो मैं इस प्लेलिस्ट को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लिंक पे जा सकते हैं, जिसमें मैंने एक चार्ट दिया है। उस चार्ट में मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कौन स्केल से रिलेटेड डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल के, उसमें सब उस चार्ट में लिखा हुआ है और बहुत ईजी है वो चार्ट लर्न करना। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन के, बट नॉट इन स्केल। तो हमारा ऑप्शन पहले ही सही हो जाएगा, जबकि कोएफिशिएंट दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन और स्केल दोनों के। हमें क्वेश्चन में है इन अ मल्टीपल रिग्रेशंस विद द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 12 ऑब्जर्वेशन, f value calculated is to tested, what will be the degree of freedom for numerator and denominator। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो इसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, तो ये 1 एक होती है न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होती है। अगर हमारा 12 है तो इसका ये हो जाएगा 1, और 12 है डिनोमिनेटर की, तो ये होता है 1, जो भी n दिया हुआ है n-2, तो n-2 करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो 1 and 10 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एफ टेस्ट, टी टेस्ट, इस सब का कैसे निकालते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है फॉर अ वेरिएबल इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंडीशन आर पोस्टुलेटेड। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए हम सिर्फ हॉकिन साइमन कंडीशन को ही करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके बहुत सारे मैंने और वीडियोस में भी बताया है कि इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है CS प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हमें बताना है जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें से कौन सा क्या पैरामीटर शो करता है। तो जो सबसे पहले जो ये ब्रैकेट के बाहर होता है वो हमेशा हमें बताता है कि ये इफ़िशिएंट पैरामीटर को बताता है। पहला वाला जो हमारा ये है वो इफ़िशिएंट पैरामीटर है। फिर उसके बाद जो ये वाला आता है डेल्टा, ये हमारा बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूटिव पैरामीटर, और ये है रिटर्न्स टू स्केल पैरामीटर जो यहाँ पे म्यू है। और जो अंदर हमारा ये है हमारा सब्स्टिट्यूटिव पैरामीटर। तो हम हमेशा ऐसे याद करेंगे, स्टार्टिंग से याद करेंगे। बाकी आप इस इक्वेशन को देख के ही बता देंगे स्टार्टिंग से अगर याद करेंगे कि जो फर्स्ट आता है वो इफ़िशिएंट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं। इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूशन, इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसकी। अब जैसे मान लीजिए अल्फ़ा कहीं ये है तो इसका किसी और क्वेश्चन में इसका नोटेशन चेंज भी कर सकता है। तो अगर नोटेशन चेंज भी हो गया तो आपको ये याद रहेगा कि अगर ब्रैकेट है हमारा CS प्रोडक्शन फंक्शन में, तो जो पहला ब्रैकेट के पास कोई भी नोटेशन का हो, अल्फ़ा हो, ऐसे हो, तो आप उसको हमेशा इफ़िशिएंट पैरामीटर मानेंगे। उसके बाद जस्ट जो भी होगा, जो लेबर के साथ होगा, कोई भी नोटेशन के साथ हो, वो हमारा सब डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर होगा। उसके बाद जो लेबर के ऊपर ये पावर में आएगा, सबके पावर में आएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर, सब्स्टिट्यूटिव पैरामीटर कहलाएगा। और जो सबसे लास्ट में ऊपर म्यू दिया रहेगा या कुछ भी वैल्यू दे सकता है, वो रिटर्न्स टू स्केल पैरामीटर कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे ज़्यादा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है वो किसने दिया था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक दिया है डैंसिंग ने, और इनपुट आउटपुट लियोनटिफ ने। महान लोग भी हैवी मशीनरी और 4 सेक्टर मॉडल दिया है।
नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हेराडोमर मॉडल एज अंडर। तो हेराडोमर मॉडल में क्या चीज़ें थी, अब मान लीजिए हमें सप्लाई दिया है टी का अल्फ़ा वाई टी, और आई दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है बीटा वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन, यानी कि करंट का और प्रीवियस ईयर का इनकम दिया हुआ है। अब हमारा जो सेविंग है इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, तो अल्फ़ा और बीटा ग्रेटर दैन ज़ीरो है। हमें इस मॉडल में बताना है कि सस्टेन्ड ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशन। सस्टेन ग्रोथ क्या इंडिकेट करता है और कौन सा सेटिस्फेक्शन, कौन सा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट में बीटा है, तो हम बीटा को ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमारा ये सेविंग जो अल्फ़ा है वाई के साथ, ये बीटा और उस अल्फ़ा को हम माइनस करेंगे, और ये जो रेशियो है ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा सस्टेन ग्रोथ को। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये इक्वेशन भी दिया हुआ है कॉप डगलस का कि ये पैरामीटर्स दिए हैं 1 माइनस अल्फ़ा डज नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। क्या ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, या यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, या लीनियर होमोजीनियस होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 होती है। अब वेरिएबल थोड़ी होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो तो 1 के इक्वल होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी लीनियर होमोजीनिटी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो पोजेज नहीं करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब आया है हमारा एस्टिमेशन ऑफ टोटल फर्टिलिटी। हमें बताना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, हमें एज ग्रुप दिया है, उसके अकॉर्डिंग एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी क्या क्या रही है, किस एज ग्रुप के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी फ्रॉम द गिवन एज ग्रुप फर्टिलिटी। तो हमें टोटल फर्टिलिटी निकालनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट निकालनी है, हमें एज ग्रुप भी दिया है और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी भी दिया है। तो टोटल फर्टिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू एज इंटीग्रेटेड। तो अब देखेंगे हम कि कितने एज का ये गैप दिया हुआ है, तो 5 का गैप है इसमें, और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इसका जब हम समेशन निकालेंगे तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, इसका समेशन आएगा 378.9, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसके एज का गैप है जो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1894। तो 1894 जो लगभग ये बी ऑप्शन के बराबर है। इसमें पता नहीं क्यों पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। वन ऑफ द राइट साइड ऑफ द पिरामिड वुमेन एज स्ट्रक्चर आर शोन। क्या राइट साइड ऑफ द पिरामिड में वुमेन एज स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो देखिए हमारा पिरामिड कुछ ऐसे होता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है और ये इधर रहता है। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे विमेन के एज को शो करता है और एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन को ये शो करता है, और इधर मैन को, यानी एज और सेक्स दोनों बताता है, मैन और विमेन का। एन एक्सपेंसिव पिरामिड इज नैरो एट अ बेस। क्या एक्सपेंसिव पिरामिड नैरो होता है। नैरो मतलब क्या ये छोटा होता है और उसके बाद ये बड़ा होता जाता है, तो ये गलत है। हमारा पिरामिड ऐसे ही होता है, ये नैरो ऊपर होता है, बेस में नहीं होता है। फाइनल इकोनॉमिक डिपेंडेंट सपोर्ट इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो हम इसको जो पॉपुलेशन पिरामिड है हम इसको यूज़ करते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंट सपोर्ट के लिए, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, कि कौन सी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है उसको चेक करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि पॉपुलेशन पिरामिड के लिए यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है द सिचुएशन ऑफ पीपल्स इन अ विलेज एंड टाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग immigration receive high amount of remittances and has been described as a private affluence and a public squalor by। तो ये सिचुएशन दी गई थी कि गांव और नगरों की जो स्थिति है जहाँ पे भारी अप्रवास हुआ है,
प्रेषित धन की उच्च राशि का प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थिति को निजी धनाढ्य और सार्वजनिक गंदगी है। किसने कहा था? तो ये एक स्टेटमेंट दिया है और इसको किसने दिया है वो हमें बताना है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है जॉन ए गैलबर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन क्या होता है। तो इमिग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें पीपल क्या करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं रहने के लिए। ये तो इमिग्रेशन होता है जहाँ पे पीपल लीव करते हैं अपनी कंट्री को और रिसाइड करते हैं अदर कंट्री में। और इसी का अपोजिट एक होता है इमिग्रेशन, जिसमें अदर कंट्री से पीपल अपने होम कंट्री में वापस आते हैं। तो ये कमिंग है और ये गोइंग है, ये गोइंग है और ये कमिंग है। तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और बाकी ये स्टेटमेंट जॉन के गैलबर्ट ने दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ एस्टिमेटिंग यूजिंग OLS फॉलोइंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी डिनोटेड ई एक्सपोनेंट्स। अच्छा, तो हमें बताना है कि कौन सा जो मॉडल है जिससे हम OLS के द्वारा एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे OLS से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये रूपांतरण हो सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को ये बताता है E, और ये सारे हो सकते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है कि कौन सा क्या है, सारे एस्टिमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये OLS को एस्टिमेट करने का जो फॉर्मूला है, ये पैरामीटर जो है ना, ये सिंगल होना चाहिए। पैरामीटर जो हमेशा है लीनियर होना चाहिए, लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए। बाकी कितने भी वेरिएबल्स हो जाए, लेकिन पैरामीटर हमेशा इसके लीनियर होने चाहिए। अगर इस पे मान लीजिए इन दोनों पैरामीटर पे किसी पे स्क्वायर होता या किसी पे क्यूब होता, तो वो OLS से मेजर नहीं हो सकता था, क्योंकि हमेशा ये कंडीशन है कि ये लीनियर इन पैरामीटर होता है, लीनियर इन पैरामीटर। और पैरामीटर यहाँ पे क्या है? अल्फा एंड बीटा। ये लीनियर होना चाहिए। इस पे किसी भी तरह का ई या पावर या एक्सपोनेंट ये सब नहीं होने चाहिए। तो हम सारे ऐसे मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 चारों सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। Suppose the observation are available on the monthly bond prices of 100 companies for 5 year। अगर मान लीजिए कि 100 कंपनीज है और इसका 5 साल तक मंथली बॉन्ड प्राइस दिया हुआ है 100 कंपनी का, तो ये कैसा डेटा है? यानी कि इसमें टाइम भी दिया हुआ है और 5 साल भी दिया हुआ है। तो यानी कि टाइम और सेक्शन ये दोनों इंक्लूड हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पैनल डेटा, जिसमें टाइम के साथ साथ 5 ईयर कंपनी का बॉन्ड प्राइस भी दिया हुआ है। तो वो होता है पैनल डेटा। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हेट्रोस्कैडिसिटी? तो हेट्रोस्कैडिसिटी को हम क्या कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि हेट्रोस्कैडिसिटी का एक जैसे मान लीजिए हेट्रोस्कैडिसिटी हम तब बोलेंगे कि जब कंसिस्टेंसी ना हो वेरिएंस में, या वेरिएंस में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम मिसिंग हो, उसको हम हेट्रोस्कैडिसिटी बोलते हैं। तो द वेरिएंस ऑफ एरर इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं होते हैं हेट्रोस्कैडिसिटी में। तो यही मीनिंग होती है इसकी। वेरिएंस डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट ये नहीं होता है। एरर आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट ऑन अनदर, तो ये भी नहीं होता है। मैं इकोनोमेट्रिक्स से भी रिलेटेड क्लास लूँगी जल्दी ही, जैसे मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट करती हूँ उसके बाद मैं सारे क्लासेस लूँगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेशन टेक्निक आर अवेलेबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन? तो देखिए, एक होता है ओवर आइडेंटिफाइड, एक होता है आइडेंटिफाइड और एक होता है अंडर आइडेंटिफाइड। तो ओवर आइडेंटिफाइड और अंडर आइडेंटिफाइड को सॉल्व, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। हमें बताना है कि ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम के लिए कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा। तो ओवर आइडेंटिफाइड के लिए 2 SLS उसके साथ साथ IS
इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, ये दो मेथड हैं जो कि ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम के इक्वेशन को भी ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही होगा। जबकि ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर ये सिर्फ आइडेंटिफाइड सिस्टम के लिए होता है और OLS तो नहीं होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर कंडीशन इज द, दो कंडीशन होती है, एक तो ऑर्डर कंडीशन होती है और एक रैंक कंडीशन होती है। सॉल्व करने का हम इसे इकोनोमेट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो IS आइडेंटिफिकेशन क्या, IS कंडीशन क्या है, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें रैंक भी चेक करना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ये नेसेसरी तो है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दो चीज़ें करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं और रैंक निकालते हैं। तो रैंक और ऑर्डर हमारा जो ऑर्डर है ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें रैंक भी निकालना होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सितंबर 2013 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डे दिसंबर 2013 के पेपर को लेके आएंगे। मेरा टारगेट है कि मैं इस मंथ के एंड तक कम से कम 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर करवा दूं और मंथ के स्टार्टिंग में एकदम न्यूली फ्रेश 2021, 22 और 23 के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगी। तो आई होप हमारा टारगेट पूरा हो जाए। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।